जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th, वेलकम इन सेकेंड पार्ट ऑफ फंक्शंस। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन, हिंदी में कहते हैं तत्समक फलन। दूसरा है कांस्टेंट फंक्शंस, अचर फलन। फिर है पॉलिनोमियल फंक्शंस, बहुपद फलन या बहुपदीय फलन। रैशनल फंक्शंस यानी परिमेय फलन। मॉड्यूलस फंक्शंस यानी मापांक फलन। सिग्नम फंक्शंस, चिन्ह फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, महत्तम पूर्णांक फलन। ये मुझे दोनों लैंग्वेजेस में बताना इसलिए अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के। बेशक मैं इंग्लिश मीडियम के वर्ड ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट स्टार्टिंग में अगर हिंदी वालों को पता चल जाए कि मैम किसके बारे में बात कर रही हैं तो उनके लिए सहूलियत हो जाएगी। तो ये 7 टाइप्स के जो फंक्शंस हैं ना, ये तो मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। कुछ और भी होते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल यानी घातीय, लघुगणिकीय यानी लॉगरिथमिक। ये सब हम इसी क्लास में आगे जाकर पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय ये भी पढ़ेंगे, और बहुत सारे होते हैं, वो हम जो है 12th में पढ़ लेंगे। तो ये बहुत सारे हैं, उनमें से 7 आपके लिए CBSE वालों ने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो वो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस यानी तत्समक फलन। ये होता है f(x) इज इक्वल टू x, ठीक। f(x) इज इक्वल टू x। जो बेटा ये f(x) है ना, ये एक तरह से y है। पिछली क्लासेस में रिलेशन तक हम y और x लेते थे। अब ये फंक्शन आ गया f, अब ये अपनी चला रहा है। ये कह रहा है f इमेज ऑफ x इज x, या f इमेज ऑफ x इज f(x), f इमेज ऑफ x इज f(x), यानी कि इट इज y। y क्या है? f इमेज ऑफ x है। y इज f इमेज ऑफ x। तो ये जब हम कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं ना, इसमें जो ये x एक्सिस है, इस y एक्सिस को ही हम f(x) को हम y एक्सिस पर डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये आपका फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहलाता है? f(x) इज इक्वल टू x। अब ये जो x होता है ना, ये होता है हमारा डोमेन। हम x को क्या पॉसिबल वैल्यूज़ दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। और जो हमें मिलेंगी दैट इज़ रेंज, उसे हम कहते हैं रेंज, परिसर, प्रांत, परिसर, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे हर एक फंक्शन के साथ साथ। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। चलिए मैं x को पहले पॉजिटिव वैल्यू देती हूँ। समझो मैंने 1 दिया, तो ये x1, तो f(x) भी 1, लो x1 f(x) भी 1, ठीक है। x2 f(x) भी 2, x0 f(x) भी 0। अगर ये -1 तो ये भी -1, यानी कि मिरर इमेज जैसी बनती, मिरर जैसी काम होता जा रहा है। जो आप उसको दोगे वही इसको मिले। इमेज नहीं, मिरर इमेज बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके प्लेन में। अभी हाल फिलहाल तो ये है कि जो हम x को वैल्यू दे रहे हैं, चांस की बात है, वही हमें y के रूप में मिलती जा रही है। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो पहला पॉइंट क्या बना हमारा? 1 1, तो 1 1, देखिए ये बन गया पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बना? 2 2। थर्ड पॉइंट क्या बना? 3 3। इधर 3 तो खैर लिया नहीं, लेकिन ले सकते हैं। 0 0 1 1 1 -1 -2 से यहाँ आएगा। नाउ वी विल जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। नाउ वी विल जॉइन इट विद द हेल्प ऑफ रूलर। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे जॉइन किया तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन विच विल पास थ्रू द ओरिजिन, जो आपके ओरिजिन से पास होगी। तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है बेटा। दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ कम टू द डोमेन एंड रेंज। डोमेन मतलब हम x को क्या वैल्यूज़ दे सकते हैं? हम x को हर रियल वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि हर रियल वैल्यू का डिनोशन तो है हमारे पास, हमारे प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। और रेंज, जो आप x को दे रहे हो वही आपको वापस मिल रहा है, तो रेंज भी हो गई सेट ऑफ रियल नंबर्स। r लिखने का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। गॉट इट? नाउ सेकेंड टाइप का फंक्शन है अचर फलन, यानी कि कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट
यानी कि आप x को जो मर्जी वैल्यू दे दो, आपकी सुई एक कांस्टेंट पे आके रुक जाती है। आपका जो आउटपुट आता है ना, वो एक कांस्टेंट आता है। इस बात को समझ लो, आप x को कुछ भी वैल्यू दो और आउटपुट एक कांस्टेंट आता है। अब ये बातें ऐसी हैं कि एकदम से देखने से लगता है अरे ऐसे कैसे होता होगा। देखिए कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने x को दिया 0, आप x को 0 दे रहे हो बट आउटपुट आ रहा है c। जैसे कि ऐसे समझ लो, कोई फंक्शन है f(x = ax + c), अब आपने x को 0 दिया तो ये आ गया c। ठीक है, आप x को 1 दे रहे हो तो भी आ रहा है c। तब मैं ये फंक्शन नहीं, कोई और फंक्शन के बारे में सोच रही हूँ। और ऐसा एक फंक्शन हो भी, ऐसे क्या कई फंक्शन हो सकते हैं, वो अभी हम आपको बताएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देने वाले हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको कुछ भी वैल्यू देते जा रहे हो ना, तो आपका आंसर क्या आ रहा है c। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक फंक्शन कि x⁴ 0 + c हो। अब आप x को कुछ भी वैल्यू देते जाओ तो ये जो है ऐसे हो, मान लो x⁴ 0 + c - 1। अब आप x को कुछ भी वैल्यू दे दो, आपने 7 दे दी, 7⁴ 0 1 1 - 1 कैंसिल, आंसर c। मतलब फंक्शन ऐसा हो सकता है कि आपकी x की वैल्यू से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो c ही रहता है। 2 दिया तो भी c, -1 दिया तो भी c, -2 दिया तो भी c। तो इस तरीके का जो फंक्शन है ना, इसको हम कहते हैं अचर फलन यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन से कैसे काम चलेगा। ये जो c है ना, c को मैं कुछ भी मान लेती हूँ। समझो मैंने 3 मान लिया, मेरा c यानी कि जो कांस्टेंट है ना, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 3 मान लिया। ठीक है, तो ये 3 है। ठीक है, समझते जाइएगा। अब आप 0 दे रहे हो, x को 0 दे रहे हो तो आपको 3 मिल रहा है। अब आप x को 1 दे रहे हो फिर भी 3 मिल रहा है। x को 2 देने वाले हो तो भी 3 मिल रहा है। x को 3 दे रहे हो तो भी 3 मिल रहा है। x को आपने -1 दिया तो भी, -2 दिया तो भी, मतलब इस तरीके से आपने कोई भी वैल्यू अगर इसको दी है एंड यू आर गेटिंग 3 ऑल द टाइम। तो अब इनको आप ज्वाइन करोगे ना, तो एक जो स्ट्रेट लाइन आएगी, देखिए आपको दिख रही है, मेरे को नहीं लगता आपको दिख रही है, 1 मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये इसको आप इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए आपने ज्वाइन किया तो आपको एक लाइन मिली है जो x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये तब है जब आपने c को 3 लिया है। अगर आप c को 2 ले लोगे तो यहाँ से जाएगी, -2 ले लोगे, देखिए मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, -2 ले लोगे बेटा तो ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे ऐसे। मतलब कांस्टेंट फलन जब होगा ना, अचर फलन जब होगा, तो आपको जो आपका ग्राफ होगा ना, वो एक ऐसी लाइन के रूप में मिलेगा जो x के पैरेलल होगी। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी डोमेन और रेंज पे। डोमेन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी रियल नंबर इसको दे सकते हो। ठीक है, और रेंज क्या है, बार बार कहाँ आके रुक रहा है, एक कांस्टेंट c पर। तो रेंज में केवल एक एलिमेंट होगा और वो होगा c। दिस इज रेंज, गॉट इट। तो डोमेन और रेंज मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि अभी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने हैं, तो यहीं से उसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन विच इज़ बहुपद फलन यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें पढ़ चुके हो ना इसे, px है ना, ये क्या होता है, x³ + x² - 3x + 7, कुछ भी इन वन वेरिएबल अगर मैं लेना चाहूँ तो एक मैक्सिमम पावर होती है ना, वो पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाती है। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कितने भी डिग्री का हो सकता है। और ख़ास बात क्या होती है कि ये जो इनकी पावर्स होती है ना, वो हमेशा होल नंबर्स होती हैं, यानी रैशनल नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हालांकि आपको मालूम था। आपके सिलेबस में जो बहुपद फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शंस है ना, वो केवल 2 डिग्री तक के लिए है। यानी एक तो आपको x² के लिए है और एक x³ के लिए है।
यानी x टू दी पावर 4 के लिए नहीं है, 5 के लिए नहीं है, केवल पावर 2 और पावर 3। और वो भी पता है आपको कितना इजी कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, केवल ये दो आपको करने के लिए कहा गया है। तो पहले मैं क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी पावर 2 हो ऐसा पॉलिनोमियल, वो भी मोनोमियल यानी एक ही टर्म है उसमें, सिर्फ ये मैंने फंक्शन लिया क्योंकि आपकी बुक में इतना ही है, आपके सिलेबस में इतना ही है और ये चैप्टर 2 है। आपने अभी अभी मैथ्स लिया है, एकदम स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा दे देंगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। एक बार आप फैमिलियर हो जाओगे, फंक्शन बहुत सारा आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो मैंने ये लिया पॉलिनोमियल फंक्शन, पहले मैंने कौन सा लिया, क्वाड्रेटिक, और वो भी कैसा, एक्स स्क्वायर, इसके साथ में कुछ नहीं है। चलिए अब हम इसको वैल्यूज़ देना स्टार्ट करते हैं। पहले ज़ीरो दे देते हैं। तो अगर आपने x को 0 दिया, f(x) भी 0। आप x को 1 देकर देखो, 1 स्क्वायर 1 आएगा। 2 देकर देखिए, 2 का स्क्वायर कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। चलिए अब एक दो वैल्यूज़ नेगेटिव ले लेते हैं। -1 दिया, -1 का स्क्वायर भी 1, -2 दिया, -2 का स्क्वायर +4, ऐसे आप बहुत सारे वैल्यूज़ दे सकते हो। चलिए अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसकी इन पॉइंट्स की प्लॉटिंग करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0 0, तो ये रहा 0 0, ओरिजिन है ये, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है, 1 1। अब ये मैंने 2 के ब्लॉक्स ले लिए, तो 1 1 यानी हाफ, ये 1 और ये 1, ये रहा पॉइंट, ठीक है, 1 1, गॉट इट। इसके बाद है 2 4, तो ये 2 और ये 4। अच्छा ठीक है, मैंने नहीं बनाया, आप बताओ अगर 3 ले लेते तो कितना आ जाता, 3 का स्क्वायर 9, तो ये रहा 3 और ये बीच में 9, ऐसे समझ लो एक वैल्यू मैंने और ले ली। तो ये वैल्यू क्या है, 0 0, ये है 1 1, ये है 2 4 और ये है 3 9। सिमिलरली इस तरफ लेते हैं, -1 लिया, ये रहा -1 आपका, -1 से भी +1 आया, ठीक है। आपने -2 लिया, -2 से भी +4 आया। अगर आप -3 लेते, -3 से भी +9 आता, ये मैंने यहाँ गलत ले लिया, यहाँ आएगा 9, तो -3 से भी ये 9 आता, ठीक है। अब हम इनको ऐसे, एक कर्व बन गया, एक कर्व ऐसे देखो यू शेप में, ठीक है, ऐसे। ये जो आपका ये जो है, ये वाली वैल्यू मैंने 7 ले ली थी बाय मिस्टेक, इट शुड बी 9, तो ये रही 9, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, ये यू बन गया, और इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोलते हैं पैराबोला, इसको कहा जाता है पैराबोला, हिंदी में कहते हैं परवलय, ठीक है। और चैप्टर 9 या 10 जो है वो पूरा कोनिक सेक्शन पर है, इसको बहुत डिटेल में हम तब पढ़ेंगे। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया पैराबोला। कहने का अर्थ है जब भी स्क्वायर फंक्शन होगा ना, तो ऐसा या फिर ऐसा ऐसा ऐसा, कुछ नहीं तो यहाँ हवा में ऐसे, मतलब पैराबोलिक फंक्शन आपको मिलेगा। कब, जब वो स्क्वायर होगा। चलिए अब इसके डोमेन और रेंज, डोमेन के बारे में बताइए। डोमेन आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, x की कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हो, तो डोमेन तो इसका भी रियल नंबर्स है, ठीक है। अब हम आते हैं रेंज पर। तो रेंज आप देखो बेटा, जब आप नेगेटिव दे रहे हो ना, तो वो भी पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव दे रहे हो तो ठीक है, नेगेटिव दे रहे हो तो भी वो पॉजिटिव हो रहा है, यानी आउटपुट पूरा पॉजिटिव है, आउटपुट में नेगेटिव नहीं है। और ये जो आपको दिख रहा है 0 0 के बाद 1 4 1 4, अब आप कहोगे मैम ये तो नेचुरल नंबर्स हैं, ऐसा नहीं है, मैंने पता है 1.1 कहाँ लिया, 0.1 कहाँ लिया, 1.7 2 कुछ भी डेसिमल में भी तो ले सकते थे हम, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए हमको 4 या 5 वैल्यूज़ ग्राफ बनाने के लिए चाहिए रहती हैं, वो हमने ली थी। तो इसमें जो बीच में कितने सारे नंबर्स हैं ना, रैशनल इरेशनल, सब हम ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसका डोमेन तो रियल नंबर्स है, बट रेंज क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी R+, दैट मीन्स पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, गॉट इट। रेंज हो जाएगी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब हम इसके साथ ही ये जो क्वाड्रेटिक हो गया ना, अब क्यूबिक यानी कि घन, जिसकी घात 3 हो, ऐसा ले लेते हैं।
अभी तक मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ रखी, बट अब मैं थोड़ी स्लो करूँगी क्योंकि अब थोड़ा सा आपको भी सोचना है मेरे साथ साथ। ये क्या हो गया, एक्स क्यूब, ठीक है। चलिए वैल्यूज़ देते हैं। 1 दिया तो 1 का क्यूब 1, 0 देना था पहले, चलिए 0 अब दे देते हैं 0। 2 दिया तो 2 का क्यूब 8। 2 वैल्यूज़ मैंने पॉजिटिव दे दी ना, 2 नेगेटिव दे देते हैं। -1 दिया तो क्यूब है ना, तो वो -1 रहेगा। फिर अगर आप -2 दे दोगे तो इस बार वो +8 नहीं होने वाला है, वो क्या रहेगा, वो रहेगा -8। गॉट इट। तो ये 5 वैल्यूज से हम देखते हैं हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ ले जाता है हमें। 0 0 ये रहा, पहला क्या है 1 1, तो ये 1 और ये 1 दिख रहा है आपको, ये 1 और ये 1। देन 2 8, ये रहा 2, एकदम शूट कर गया ये 2 और 8, ठीक है। इधर आइए, -1 ये रहा, -1 ये रहा, है ना। फिर क्या है -2 और ये देखिए मैं तो बनाई भी नहीं, 8 यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। तो ये जो होता है ना क्यूबिक फंक्शन, ये बेटा ऐसा होता है, ये इस टाइप का फंक्शन बनता है। जो ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ बनता है जब हम क्यूबिक फंक्शन लेते हैं। ये तो मैंने एक ब्लॉक को 2 ले लिया, 1 लेती तो थोड़ा सा चौड़ा ऐसे बन जाता, ऐसे, बस इतना ही फर्क पड़ता, शेप उसकी यही रहती है। क्लियर। तो ये मैंने आपको पैराबोलिक फंक्शन समझा दिए। सॉरी हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन, पैराबोला तो ये है, पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने आपको समझा दिए। अब इसकी भी डोमेन और रेंज देख लीजिए। डोमेन इसकी रियल है, कोई भी नंबर दे सकते हो, और रेंज भी इसकी रियल है। आउटपुट भी कुछ भी यानी नेगेटिव भी आ सकता है, अगर आप नेगेटिव दोगे तो वो नेगेटिव आएगा। क्लियर। नाउ 4th टाइप के फंक्शंस पर आते हैं, और इन्हें हम कहते हैं रैशनल फंक्शंस, यानी कि परिमेय फलन। अब रैशनल क्या होता है, ऐसे P/Q होता था ना, रैशनल नंबर, ऐसे ही ये फंक्शन में आएगा एक्सप्रेशन, ऊपर भी रैशनल एक्सप्रेशन और नीचे भी एक्सप्रेशन, ऊपर भी एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन अपॉन एक्सप्रेशन से बन जाएगा रैशनल एक्सप्रेशन, यानी परिमेय संख्या। एक फंक्शन ऊपर हो, एक फंक्शन नीचे हो, यानी कि 2x + 5 अपॉन 3x - 7, ऐसे टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन। बट ये भी आपको बहुत इजी कर दिया, और उन्होंने क्या दे दिया, केवल fx = 1/x, बस, ठीक है। ये आपको उन्होंने कहा है कि रैशनल फंक्शन, बस इतना आप कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। चलिए 0 तो दे नहीं सकते, 0 देने से क्या होगा बेटा, वो इन्फिनिटी पहुंचेगा, तो इसके डोमेन में 0 तो नहीं होगा, ये हम अभी बाद में आपको बताएंगे। वैसे आप समझ लीजिए कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी नेगेटिव, तो 0 के तो चांस ही नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से करते हैं। चलिए 1 दिया, 1/1 1, क्लियर। 2 दिया, 1/2 यानी कि 0.5, क्लियर। 1/2 से कितना आया, 0.5 आया। 1/3 देते हैं अगर, मतलब x की जगह हम 3 रख दें तो 0.3333 ऐसे आएगा। अब हम क्या करते हैं, 1/2 दे देते हैं, 1 के प्लेस पर हम दे देते हैं 1/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर हम 1/3 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और दे सकते हैं आप इसको 1/100 तो 100 पहुंच जाएगा, 1/4 तो 4, 1/5 तो 5, इस टाइप से आपका जो है टेबल तैयार हो जाएगी। चलिए अब इसकी हम प्लॉटिंग करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 1 1, तो ये रहा पॉइंट, देख लीजिए 1 1। और दूसरा पॉइंट क्या है, 2.5, ये 2, और 0.5 देखिए कितना नज़दीक आ गया। 3 से 0.3, ये 3 है, ये और नज़दीक आ गया। कितना भी नज़दीक आ जाए, बट ये ध्यान रखना, ये इसको टच कभी नहीं करेगा, क्योंकि आप कितना भी बड़ा डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, इसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। अब एक रोटी है, एक रोटी के 2 टुकड़े करोगे, थोड़े बड़े बड़े आएंगे,
3 करोगे थोड़े और छोटे होंगे, 4 करोगे तो और छोटे होंगे। तो जितने आप पीसेस करोगे पर पीस एरिया छोटा होता जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार हम इसको जो x को बढ़ाते जाएंगे ना, तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो छोटी बट ज़ीरो कभी नहीं होगी। चाहे हमको एक मॉलिक्यूल क्यों ना मिले, लेकिन वो ज़ीरो कभी नहीं होगी। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे नज़दीक होता जाएगा बट ये कभी इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जा रहा है। अभी ऊपर चढ़ने का काम करते हैं। अब मैंने क्या लिया 2, तो 2 पर ये कितना, सॉरी अब मैंने लिया 1/2। 1/2 मतलब क्या होता है, 0.5 होता है ना। अब मैंने x के प्लेस पर लिया 0.5, समझ रहे हो। ये जो 1/2 है ये 0.5 ही तो है। अगर मैंने x को 0.5 यानी कि ये इतना पास में, ठीक है, तो ये कितना पहुंच रहा है 2, यानी कि ये यहाँ पे ग्राफ हमारा ऐसे आएगा। अब अगर मैं इसको 1/3 क्या है बेटा 0.3333, तो मैं चलो 0.3 लिया। तो अभी मैं इसको और पास ले आऊँ, 0.3 ले आऊँ, तो ये कहाँ पहुँच रहा है 3, यहाँ पे पहुँच गया ऐसे, है ना। मैं 1/4 क्या होता है 0.25 होता है ना। तो ये 2.5 और यहाँ ले आऊँ तो ये कहाँ तक पहुँच रहा है, ये 4 तक पहुँच रहा है। अब 5 क्या होता है 1/5 क्या होता है 0.2, है ना। तो ये 0.2 यानी यहाँ तक लाऊं तो ये 5 तक पहुँच रहा है। इसी प्रकार ये ऊपर भी बढ़ता जाएगा, वाई एक्सिस को बिल्कुल पास लेता जाएगा, बट टच ये इसको भी नहीं करेगा। तो ये ऐसा कुछ फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये मैंने अभी बेटा पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं। अब अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ लूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, है ना। तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। पेंसिल से लिखना नहीं चाहिए, पेंसिल घिस जाती है, उसकी शार्पनेस कम हो जाती है। लिखना हमेशा पेन से चाहिए। तो ये आपका कैसा फंक्शन है हाइपरबोलिक। ये कैसा था पैराबोलिक, है ना। ये पैराबोलिक था, ये हाइपरबोलिक है। ये दोनों हम कोनिक सेक्शन जो अभी 11th क्लास में ही है वो हम आपको तब बताएंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, इसकी डोमेन रेंज पर आइए। तो डोमेन में R होगा सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। इसमें 0 छोड़कर आप डोमेन कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और जो रेंज होती है ना वो डोमेन पर डिपेंड करती है। अब आपने 0 नहीं दिया तो 0 देने से क्या आता, नॉन डिफाइंड टर्म आ जाता है, एक इन्फिनिटी आ जाता, तो हमारी वो टेंशन ख़त्म हो गई। तो रेंज भी हमको क्या मिलने वाली है, रियल। अगर आप 0 दे देते तो हम परेशान हो जाते कि अब हम रेंज में क्या डालें, है ना। तो अभी आप 0 तो दे नहीं रहे हो, डोमेन में 0 तो आपने हटा दिया, तो रेंज क्या हो गई, फुल फ्लेज R हो। Now next type of function is मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन। दिख रहा है आपको बेटा, मापांक फलन मॉड्यूलस फंक्शन। सब काम छोड़कर सबसे पहले इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब तक आप मैथ्स पढ़ोगे ना ये आपके साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो मॉड्यूलस क्या होता है, देखो आप एक फंक्शन लो f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। ये होता है मॉड्यूलस x। मालूम नहीं आपने पहले पढ़ा है या नहीं, बट ये मॉड्यूलस x क्या होता है, इसके अंदर अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो भी आउटपुट पॉजिटिव। इसको कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, यानी कि मापांक फलन। अब इसको हम कैसे इसको अपने लेवल पे डिफाइन करेंगे 11th के हिसाब से, कि देखो ये x है, अगर x 0 से बड़ा या बराबर है, ये x है, अगर 0 पॉजिटिव है, फिर तो इसको कोई टेंशन ही नहीं है, ये x है ना। अगर 5 है तो मॉड्यूलस x 5 है, 6 है तो मॉड्यूलस x 6 है, नो टेंशन, है ना। तो अगर x 0 से बड़ा है तो ये x है। अगर x 0 से छोटा है तो सुनो बच्चों ध्यान से, x 0 से छोटा है यानी कि निगेटिव है, माइनस है, और जब वो बाहर आता है तो वो प्लस बन जाता है। इसका मतलब हम उस समय माइनस साइन को इस नेगेटिव x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब वो बाहर आके प्लस हमको दिखता है। गॉट इट।
देखो अगर ये 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये नेगेटिव है, x की वैल्यू -5 है और ये मॉड्यूलस के बाहर आकर हमको 5 मिल रही है। इसका मतलब हमने उस -5 को ज़रूर माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा, तब वो बाहर आके 5 बनी है ना। तो जब x 0 से छोटा यानी x खुद निगेटिव है तो उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको बाहर माइनस देना पड़ता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। समझ गए? एक बार और बता दूं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है बाबा? नेगेटिव इसलिए है कि इस साइन के बाहर फिर वो पॉजिटिव कैसे हुआ होगा? जब x नेगेटिव था, -5 था, तो इस साइन ने क्या किया? इस साइन ने क्या किया? उस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो ऐसे लिखा था उसको मैंने खोल के लिख दिया कि मॉड्यूलस का काम क्या है। मॉड्यूलस का काम ये है कि अगर तुम उसको बड़ी वैल्यू दोगे ना पॉजिटिव, तो वो ऐसे ही रख देगा, लेकिन अगर तुम नेगेटिव दोगे तो उस नेगेटिव वैल्यू को माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर वो आपको आउटपुट देगा। गॉट इट? अब इसके आप 3 टुकड़े भी कर सकते हो। कैसे? x देगा जब वो 0 से बड़ा होगा, 0 देगा जब वो 0 के बराबर होगा, और -x देगा जब वो 0 से छोटा होगा। ये जो 2 कंबाइंड थे ना, इनको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम वैल्यू रखते हैं। x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी कि क्या 1 ले लूँ? चलो 1 ले लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा? 1, 2 ले लीजिए 2, 3 ले लीजिए 3 मिलेगा, है ना। दूसरा 0 है तो 0 तो चलो 0 है, ठीक है। अब ले लेती हूँ मैं नेगेटिव। अगर मैं लेती हूँ -1 तो वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होके मुझे क्या मिलने वाला है? +1, है ना। मैंने एक और बढ़ा लेते हैं अपन, इसमें तो अपने हाथ की बात है, जितना चाहे ले लो। -2 लिया तो मेरा x -2 था, लेकिन इस माइनस से मल्टीप्लाई होके वो मुझे क्या मिल रहा है? +2। -3 था तो +3 मिल रहा है। तो ये मेरी वैल्यूज़ हो गई। चलिए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 1 1 ये रहा, 2 2 हेयर इट इज़। कुछ याद आ रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन में किया था ना। हाँ, 3 3 ये रहा। देन 0 0 ये रहा, -1 1 ये रहा। आइडेंटिटी फंक्शन सीधा ऐसे चली जाती है लाइन, ये ऊपर चढ़ गया। -2 +2 ये रहा, ठीक है। -3 +3 ये रहा। तो अब इसका जो ग्राफ होगा ना बेटा, वो V होगा, V शेप का, ऐसे। पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ऐसे, है ना। और इधर भी आप ज्वाइन कर दीजिए। अब चूंकि कोई ग्राफ पेपर तो ये है नहीं, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकती है, बाकी आपको बात समझ में आनी चाहिए, है ना बेटा। तो ये आपका हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। मैंने अपने हिसाब से इसको काफ़ी तसल्ली से समझाया है। आपको नहीं आए, आप एक बार मेरा वीडियो वापस चला कर सीख लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं डोमेन ऑन रेंज। डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मर्जी दे दो, ठीक है। रेंज क्या है? पॉजिटिव, निगेटिव मिलने ही नहीं वाला, कितनी भी कोशिश कर लो। तो सिंपल है ना, डोमेन आप कुछ भी देते जाओ वैल्यू, लेकिन रेंज यानी जो मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इट इज चिन्ह फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये मैंने क्यों एक एक्स्ट्रा बनाया है, आई डोंट रिमेम्बर। चलिए अभी तो सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ये होता है f(x) = mod x अपॉन x, ठीक है। f(x) = mod x अपॉन x। क्लियर? ये क्या है? चिन्ह फंक्शन यानी सिग्नम फंक्शंस, बहुत सारे हो सकते हैं, तो फंक्शंस, ठीक है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करें? इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर ये 0 से बड़ा है तो ये 1 रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव ऊपर और नीचे, तो x अपॉन x कैंसिल होके कितना आएगा? 1, है ना। और अगर ये 0 है तो ये 0 रहेगा। अब आप कहोगे ये 0 है, ये इसकी डेफिनेशन में इन्होंने डाल दिया है। हमसे कहते ना तो हम कह देते कि 0 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, ये अनडिटरमाइंड टर्म आ रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये इन्होंने डेफिनेशन में डाल दिया है कि अगर आप 0 लोगे ना, आप टेंशन नहीं करो, आप तो 0 लिख देना,
नेक्स्ट इज x इज लेस देन 1। अब बताइए ये अगर 1 से छोटा होता है तो डेफिनेशन में क्या था, ये -x था, है ना, तो यहाँ मुझे -x मिलेगा, तो -x अपॉन x से कितना हो जाएगा, ये -1। ठीक है, अब देखो x से बड़ी कोई भी वैल्यू दे दो, ये आपको 1 देने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, आप बताइए। यही तो था वो c वाला जो हमने किया था, आप जो मर्जी वैल्यू देते जाओ, मेरा टेसू यहीं अड़ा, वो तो 1 ही देगा, 0 पे 0 देगा, इनकी डेफिनेशन में डाल दिया इन्होंने। अब अगर ये 1 से छोटा है तो ये -1 देगा। क्लियर, यहाँ भी कांस्टेंट फंक्शन बन गया। गॉट इट। चलिए अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा 1 दिया 1 आया, 2 दिया फिर 1 आया, 3 दिया फिर 1 आया, कुछ भी देते जाओ वो 1 ही आने वाला है। 0 दिया तो 0 आया, डेफिनेशन बोल रही है। 1 से छोटा -1 दिया तो -1, -2 दिया तो भी -1, -3 दिया तो भी -1। बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या, हमारे लिए तो ईजी है। ठीक है ना, चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा है 1 1, तो 1 1 ये रहा, क्लियर। फिर है 2 1 ये रहा, 3 1 ये रहा, हाँ ठीक है। फिर 0 0 जाने दो, फिर -1 -1 ये रहा, -2 -1, -3 -1। तो इस तरीके से इसका ग्राफ जो है वो टूटा हुआ सा बना और वो इस प्रकार है। यहाँ से यानी 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ये -1 से स्टार्ट होकर इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। गॉट इट। और बट कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ पर बेटा हमने एक चीज़ क्या की है, केवल और केवल होल नंबर्स लिए हैं, है ना। अगर हमको डेसिमल में लेना होता, मीन्स ये हम बिल्कुल मिनिमम ले लेते हैं 0.1 जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी तो आपको पता है 0.00000001 कुछ भी हो सकता है, बट हम जो ड्रॉ कर पा रहे हैं वो सबसे छोटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, 0.1। ठीक है, अब आप इमेजिन करो, आप अगर 0.1 लेते हो तो भी तो 1 ही आएगा। 0.1 इज ग्रेटर देन 1। 0.1 क्या है बेटा, 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा यानी सॉरी 0 से बड़ा। 0.1 क्या है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा आप कुछ भी लेते हो तो 1 देता है ना। अगर आप 0.1 लेते हो तो भी, तो 0.2 लेते हो तो भी, 0.3, यानी ये बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बनाने का मतलब होता है ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, यानी ये 0 पे 1 नहीं है, समझना इस बात को। ये 0 पे 1 नहीं है, ये 0 के आगे के हर पॉइंट पर 1 है। एग्जैक्ट 0 पर ये 0 है। तो 0 से आगे चाहे वो डेसिमल का कितना भी पार्ट हो, कितना भी उस 1 का पार्ट हो, लेकिन उसके बाद इसका 1 का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेकर आऊँगी, ठीक है, और ये गोला बना दूंगी। इसका मतलब 1 शामिल, 0 पे 1 नहीं है, 0 के आगे हर पॉइंट पे ये 1 है। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी आप -0.1 लेते हो तो भी ये -1 से मतलब इसकी वैल्यू -1 ही आने वाली है। तो यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ तक लाऊंगी, और यहाँ पर एक गोला बनाने का मतलब है कि ये 1 0 पे -1 नहीं है, बट 0 के बाद हर नंबर पे ये -1 ही मिलने वाला है। इस तरीके से मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, चलिए अब लास्ट इसका कार्यक्रम, इसका प्रोग्राम लास्ट क्या है, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या है, डोमेन इज R, एनी रियल वैल्यू यू कैन गिव टू X। रेंज, रेंज में केवल 3 एलिमेंट्स हैं, एक है -1, एक है 0 और एक है 1। आप करके देख लो, 3 एलिमेंट्स आपकी रेंज सेट बना रहे हैं, बस। समझ में आ गया बेटा। ये सिग्नम फंक्शन, चिन्ह फंक्शन क्या है एक बार और देख लो। सिग्नम फंक्शन हमेशा mod x अपॉन x होता है, और
x अगर 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू आपको 1 देनी है, 0 पर आपको 0 देनी है। ये इनकी दी हुई डेफिनेशन है सिग्नम फंक्शन की, बहुत बड़े मैथमेटिशियन से मिलकर बनाई है, उस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और 1 से छोटे पर ये -1 है, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैंने ये वैल्यूज़ ली, ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, आप वीडियो को प्लेबैक कर सकते हो। नाउ लास्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज महत्तम पूर्णांक फंक्शन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको शॉर्ट में गिफ, GIF, आजकल वो आने लगी है ना मोबाइल पे, वो नहीं है बट ये GIF है, इसको गिफ फंक्शन भी कहते हैं। अब देखिए बेटा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो कोई लोएस्ट इंटीजर फंक्शन भी होता होगा? हाँ होता है, लेकिन वो अभी आपको 11th और 12th में नहीं है, वो आगे की क्लासेस यानी कि BSc करते हो या और आगे जाते हो तब है। तो ये है महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये आप देखोगे ना, आप कहोगे कि अरे ये क्या है, पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, बट ये बच्चों का खेल है। देखिए कैसे फंक्शन कैसा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डिनोशन है स्क्वायर ब्रैकेट फॉर x ओनली। इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं ना बेटा, तो ये हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम उससे छोटा और सबसे, अब मैं कैसे समझाऊं, देखिए चलिए एक नंबर लाइन, हाँ ये नंबर लाइन मैंने बना रखी है, देखिए ये नंबर लाइन है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, जैसे कि मैं कुछ वैल्यूज़ पहले आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं। मैंने x को एक वैल्यू दी है, दिख रहा है क्या, ये देखिए x को एक वैल्यू मैंने दे दी है 2.3, दूसरी वैल्यू दे दी मैंने 3.7, और एक वैल्यू दे दी मैंने 0.3। क्लियर? एक वैल्यू, दो वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, -1.2 ले लीजिए, और एक ले लो नेगेटिव, ये ले ली मैंने -0.8। ऐसे कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं जिससे मैं आपको अपनी बात को समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए पहली वैल्यू मैंने क्या ली है x की 2.3, ये देखिए क्या ली है 2.3। तो 2.3 मैंने यहाँ प्लॉट किया, ये नंबर लाइन है ना, यहाँ पे कहीं 2.3 आएगा, यहाँ पर ये कहीं 2.3 आएगा। तो 2.3 से छोटा लेकिन उन छोटों में सबसे बड़ा, 2.3 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, है ना, 2.3 से छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, उन सभी में सबसे बड़ा, यानी कि इसका नियरेस्ट 2.3 से छोटा और उसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 2। समझ में आया? मतलब पॉइंट, जो नंबर आपको x की वैल्यू जो आपको दी हुई है उससे छोटा बट उन छोटों में सबसे बड़ा, यानी इस पॉइंट का सबसे नज़दीकी जो नंबर है वो हमारा आंसर है। यानी कि अगर x की वैल्यू 2.3 है और मैंने उसको इंटीजर फंक्शन की तरह से ऐसे लिख दिया तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, क्लियर? चलिए मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ, 2.3 का fx क्या होगा 2। दूसरा मैंने लिया 3.7, अब आप बता सकते हो 3, देखने से ही पता चल रहा है 3, है ना। चलिए बनाते हैं 3.7, ये रहा आपकी नंबर लाइन पे, है ना। इसके पहले इससे छोटे इंटीजर्स में सबसे बड़ा, यानी इसका नज़दीकी क्या है 3। अब लग रहा है मजाक कि नहीं, अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, ऐसे। अभी लिया मैंने 0.3, तो यहाँ पे लिख दूँ वैल्यू मैं इसकी 3.7 जो मैंने लिया 3। अब मैंने लिख दी आपकी 0.3, तो 0.3 कहाँ है बेटा? यहाँ पर बिल्कुल 0 के नज़दीक। इससे छोटा इंटीजर कौन सा है? सबसे पहले जो आ रहा है वो है 0, तो 0.3 के लिए आ गया 0। नेक्स्ट है, अब ध्यान से, क्या है ये? -1.2, तो -1.2, अब ध्यान देना, -1.2 से छोटा, इधर का नहीं लेना, इससे छोटा, इससे छोटा -2, -3, -4, -5, इनमें सबसे बड़ा, तो -1.2 ये रहा, -1.2, देखना बेटा ध्यान से, ये रहा -1.2 से छोटों में सबसे बड़ा, यानी इसका बिल्कुल नज़दीकी क्या मिला आपको? -2, यानी -1.2 पर मिलेगा -2। गॉट इट?
अब मैंने लिया माइनस 0.8, तो 0.8 बेटा ये रहा, है ना, ये है 0.8 के लेफ्ट में सबसे नज़दीकी उसका कौन, -1, ये ऐसे है। वही वाली बात है कि एक जैसी परिस्थिति में कौन कैसे रिएक्ट करता है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल ही समझो इसको, टफ मत समझना बिल्कुल भी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन यानी GIF क्या होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। और जो डेसिमल में रहते हैं, अगर मान लीजिए ये 2 होता तब तो 2 ही है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। 3 होता तो 3 है, नो टेंशन, ठीक है। बट अगर 2.3 है तो 2.3 के लेफ्ट वाला यानी उससे पहले वाला, लेकिन उनमें सबसे बड़ा 2 आ जाएगा। तो ये इसका रूल है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पर। बट ग्राफ बनाने से पहले ये कुछ जवाब चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -2 कब होगा, -1 कब होगा, 0 कब होगा, 1 कब होगा, 2 कब होगा। जैसे ये जवाब हमें मिल जाएंगे ना, हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं -2 कब होगा। तो -2 होने के लिए आपका जो x है वो यहाँ मतलब -1 से इधर, मतलब -1.1 जो हमें दिखाई देता है, मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। वैसे तो और मैंने कहा ना -1.1 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं, तो मैं इधर से ले रही हूँ -1.1, है ना। यहाँ से लेकर -2 तक जो नंबर्स होंगे ना, उनके लिए इसकी वैल्यू -2 होगी। समझ में आया? चलिए, जब माइनस वाला समझ में था, पहले अपन पॉजिटिव वाला लेते हैं। 1 कब होगा, यहाँ से देखते हैं 1 कब होगा। 1 होगा 1 से लेकर 1.9 तक, ये तो क्लियर है ना। 1.9 होता तो हम बोल देते 1, 1.8 होता हम बोल देते 1। तो 1 से लेके 1.9 तक हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 मिलने वाली है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं इसको, 2 से छोटा हो और 1 से बड़ा या बराबर हो, 1 से बड़ा या बराबर हो और 2 से छोटा हो, ठीक है। 2 हमें कब मिलने वाली है, जब 2 के बड़ा या बराबर हो और 3 से छोटा हो। यानी कि 2.9 है तो हमें 2 मिलेगा, गॉट इट। ऐसे ही 0 हमें कब मिलेगा, जब ये 0 से बड़ा या बराबर हो और 1 से छोटा हो। ऐसे ही -1 कब मिलेगा, जब ये -1 से बड़ा या बराबर हो और -2 से छोटा हो। ओ गॉड, 0 से छोटा हो, 0 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो। समझ गए? जैसे कि ये -0.8 लिया था ना हमने, चलिए -0.8 तो -1, 0 से छोटा हो, -1 से बड़ा या बराबर हो, -2 से बड़ा या बराबर हो और -1 से छोटा हो। तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ग्राफ पर आते हैं। ग्राफ भी हम पहले यहीं से शुरू करते हैं। 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा, यानी 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये x क्या है, x हमारा डोमेन है, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो हमारा कोड रेंज होगा। तो 2 से बड़ा या बराबर, यानी ये 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा आने पर हमको आंसर क्या मिलता है, 2। देखो बेटा, 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा आने पर हमको आंसर क्या मिलता है, 2। तो ये रहा 2 और ये कहाँ जाएगा, यहाँ से देखना, 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा, यानी 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। जो इंक्लूड नहीं होता वहाँ एक हम सर्कल सा बना देते हैं, तो हमको क्लियर रहता है। 2 इंक्लूड है तो 2 के आगे प्रोमिनेंट डॉट। अब दोबारा समझ लीजिए, 2 से 3 के बीच में अगर x की वैल्यू होगी तो हमारा y 2 मिलने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 2, देखो यहाँ से यहाँ तक ये y की वैल्यू 2 ही मानी जाएगी ना, ऐसे पूरी लाइन, ये 2 की लाइन है तो 2 रहेगी, बट ये 3 इसमें इंक्लूड ना हो तब। दूसरा देखते हैं, 1 से 2, यानी जब हम x को 1 और 2 के बीच की, मैंने 1 दे सकते हैं लेकिन 2 से छोटी वैल्यूज़ जब देंगे तो हमारा y हमें क्या मिलेगा, 1। तो इसका ग्राफ 1 के सामने बनेगा और इस प्रकार से बनेगा। आ रहा है समझ में? 1 इंक्लूड है, 1 से बड़ा या बराबर, बट 2 से छोटा, यानी 2 इसमें इंक्लूड नहीं है। जो इंक्लूड नहीं है वहाँ गोला लगा दीजिए, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, 0 और 1, जब हमारा x 0 और 1 के बीच में है,
1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 से छोटा है, तो हमको एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या मिलने वाला है? 0। तो यहाँ हम ऐसे बनाते हैं, ठीक, समझ गए। इसके बाद आइए -1 से बड़ा या बराबर और 0, तो ये रहा x -1, -1 से बड़ा या बराबर 0 के बीच में, और हमको ये क्या मिलने वाला है? -1। तो ये हमको ऐसे मिलेगा, ये इसमें सॉरी थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ हो गया, इसमें आपका -1 इंक्लूडेड है, x की ये जो y की वैल्यू है ये ना -1, ये इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड नहीं है? ये इंक्लूडेड नहीं है। 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 है, ये 0 के लिए है। 0 इंक्लूडेड नहीं है, -1 इंक्लूडेड है। इसमें क्या होगा? -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन -1, यानी कि इसमें ये जो y है ना, y का -2 इंक्लूडेड रहेगा, लेकिन -1 इसका x का नहीं होना चाहिए तब। तो ये यहाँ पर -1 x का नहीं होना चाहिए, समझ गए? -1 x का नहीं होना चाहिए, तो नहीं के लिए गोला। और ये y कितना मिलेगा आपको उस समय? -2। तो ये लाइन जो है ये -2 की, ये -2 की लाइन है, ये y इज इक्वल टू -2 की लाइन है, और इसमें ये x जो है वो -1 इंक्लूड नहीं है। तो जो इंक्लूड नहीं होता ना, वहाँ ऐसे सर्कल लग जाता है। समझ में आया बच्चों? तो ये आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आखिरी चीज़ इसकी रह गई डोमेन और रेंज। अब डोमेन क्या है? डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और रेंज क्या है? रेंज इसका नाम बता रहा है, रेंज क्या? इंटीजर, पूर्णांक, यानी जो हमें आउटपुट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मिलेगा। तो रेंज क्या हो गई? सेट ऑफ इंटीजर्स। ये जो z होता है ना, ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, आपको मालूम है, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आपको भी समझ में आया होगा। और इसके बाद हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 पर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।